नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, उसका देखो बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर लग रहेगा भाई। पेपर का नाम है वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी फर्स्ट। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन और उनके आंसर मिलेंगे भाई। इस पूरे वीडियो में मैं आपको आंसर ही बता दूंगा, इसलिए आपको सीरीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सीरीज को एक साइड में रख दो और ये वीडियो अगर आप देख के चले गए ना, तो आपको पेपर अच्छा जाएगा। जो जो चीज मैं बोलूं उसको सुनना ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों को भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इस नंबर पे 9521222478, इस नंबर पे आप अपना नाम और साथ में लिख देना राजस्थान यूनिवर्सिटी, भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा भाई। इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। क्यों ज्वाइन कर लेना? क्योंकि इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी अपडेट्स मिल जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रिय बच्चों, ठीक है। और जिन्होंने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वो कर लेना, इस पे आप लोग भेज सकते हो अपना अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। नितेश तिवारी झुंझुनू, दोनों के बीच में अंडरस्कोर है, एंड सेकंड अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। इसको फॉलो करके आप लोग मैसेज कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा। चलो मित्रों, पहली यूनिट है, ठीक है। यूनिट वाइज चलेंगे अपन। पहली यूनिट है वो है क्षेत्र अवधारणा, भौतिक और जलवायु क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, उसका आंसर क्या रहेगा, अपन डिस्कस करेंगे सारी चीजें। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रदेश की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इसको घुमा सकता है क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, ऐसे ही पूछ सकता है। एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधारों की विवेचना कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। 100% देखने को मिलेगा। आप बस जो जो उत्तर मैं बताऊं इनको रट जाना, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सीरीज तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है भाई, क्योंकि सीरीज से नहीं पूछता एग्जामिनर क्वेश्चन। जो जो उत्तर मैं बताऊं वही पढ़ लेना बस। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे भाई, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रीजन एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन। क्षेत्र की अवधारणा पूछ सकता है, प्रदेश की अवधारणा पूछ सकता है, आंसर दोनों का सेम रहेगा मित्रों। चलो पढ़ेंगे। देखो, प्रादेश प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें भाई जो रीजन है उसकी कंसेप्ट है, उसका जो अवधारणा वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। क्यों मानी गई है? भूगोल वेताओं के लिए यह पृथ्वी की सतह को समझने, उसका विश्लेषण करने की एक बुनियादी इकाई है कि पृथ्वी की सतह क्या है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी में मिलती है। अब नीचे की परिभाषा, पहले बात करेंगे परिभाषा कि प्रदेश होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ रीजन, सामान्य अर्थों में प्रदेश पृथ्वी के धरातल का वह क्षेत्र है जिसका भौतिक, मानवीय, कार्यात्मक लक्षण अपने आसपास के क्षेत्र से अलग अलग स्वयं से समान होते हैं। समझ गए कि भाई प्रदेश क्या एक विशेष क्षेत्र होता है जो भौतिक, मानवीय और कार्यात्मक लक्षण आसपास के क्षेत्रों में अलग होता है, लेकिन खुद में उनकी विचारधारा, उनका काम एक होता है, ठीक है। अब देखो, आप इनको लिख दोगे ना तो अच्छा पॉइंट मिल जाएंगे आपको। जैसे आप लिख दिए ना कि प्रदेश की परिभाषा किसके अनुसार, विटल सी के अनुसार। प्रदेश की परिभाषा क्या है? प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जो अपने विशिष्ट भौगोलिक लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। यह परिभाषा लिख देना आप, आपको 100% नंबर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने भाई किसी वैज्ञानिक की परिभाषा लिखते हो आप, तो वो अच्छे नंबर देता है। दूसरा है, हर्बर्टसन ने इसे ऐसी इकाई माना है जहां प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, वनस्पति आदि में समानता पाई गई हो, उसको अपन प्रदेश बोलते हैं। आप इनको लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना भाई, हर्बर्टसन को और विटलसी को अंडरलाइन कर देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। सरल शब्दों में बात करें, यदि किसी क्षेत्र में मिट्टी, वर्षा, वर्षा या आर्थिक गतिविधि एक जैसी है तो वह प्रदेश कहलाता है। कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मिट्टी, वर्षा, वर्षा और आर्थिक गतिविधि एक जैसी हो तो वह प्रदेश कहलाता है मित्रों, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे भाई, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है, किसका? क्षेत्रीय वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? इसमें पहला आधार आता है औपचारिक और समरूपी आधार। साथ साथ लिख लेना जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मल एंड होमोजीनियस जो बेसिस है उसके हिसाब से क्षेत्रीय वर्गीकरण होता है। यह वर्गीकरण समानता के सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट लाइन है भाई ये। आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका जो छोटा क्वेश्चन आते हैं ना 10 उसे पूछ सकता है कि औपचारिक तथा समरूपी आधार किस पर आधारित है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। इसमें क्षेत्र के भीतर चुने गए लक्षण फिजिकल एंड कल्चरल पूरी तरह से समान होते हैं। इस सिद्धांत के अंदर
जो फिजिकल एंड कल्चरल लक्षण है वो पूरे समान होते हैं, उसके आधार पर ही क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाता है। जैसे देखो, अब एग्जांपल की बात करेंगे, प्राकृतिक आधार, इसके अंदर स्थलाकृति, जलवायु, मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर प्रदेश बनाए जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय तथा थार मरुस्थल प्रदेश। जैसे हिमालय में अलग पहाड़ होते हैं, बर्फ जमती है, और थार मरुस्थल में गर्मियां पड़ती है, उनके अलग जलवायु के आधार पर उनको अलग बांट दिया भाई। जैसे जहां गर्म जलवायु वहां को बोल दिया कि आप मरुस्थल हो, जहां ठंडी जलवायु वहां बोल दिया हिमालय हो, अलग अलग प्रदेश इनके आधार पर बांट दिए गए। आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस है, उसकी बात करें, समान आर्थिक गतिविधियां वाले क्षेत्र जैसे गेहूं पेटी और औद्योगिक प्रदेश। इसी तरीके से आपको भी पॉइंट टू पॉइंट बिंदु लगा के लिखना है, और जो आर्थिक आधार है, सांस्कृतिक आधार है, इनको अंडरलाइन कर देना है। सांस्कृतिक आधार, भाषा, धर्म या जातीयता के आधार पर वर्गीकरण, उदाहरण के लिए ब्रिज क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र। देखो, जैसे अपने शेखावाटी में अलग भाषा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग भाषा बोलते हैं, आपका क्षेत्र अलग है, जैसे जयपुर की भाषा अलग है, बीकानेर की अलग है, तो उनको प्रदेशों को अलग अलग स्तर पे बांट दिया गया ना, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से भाई दूसरा आधार क्या है मित्रों, कार्यात्मक या नोडल आधार। शानदार है, कार्यात्मक एवं नोडल आधार, यह समानता की बजाय अंतर संबंधों और गतिशीलताओं पर आधारित होता है। ये लाइन लिख लेना भाई। इसका एक केंद्रीय शहर या नोड होता है जो आसपास क्षेत्रों को अपनी सेवाओं से जोड़ता है। एक बड़ा शहर जैसे जयपुर अपने आसपास के गांवों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं देता है। ये पूरा प्रभाव एक क्षेत्र, एक कार्यात्मक प्रदेश है। कि मान लो कि जयपुर है, तो जयपुर के आसपास के जितने भी शहर हैं उनको जयपुर सारी सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस है, वो जयपुर में है, कुछ अधिकतर यूनिवर्सिटी जयपुर में, उस तरीके से उनमें अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं क्षेत्र की, उस प्रकार से सेवाएं देता है। परिवहन एवं संचार, रेलवे नेटवर्क या व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़े क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तीसरा आधार कौन सा भाई, नियोजन या प्रशासनिक आधार। यह आधार सरकारों द्वारा विकास और प्रशासन की सुविधा के लिए तय किया जाता है। राजनीतिक सीमाएं, देश, राज्य, जिला, ग्राम पंचायत इसके उदाहरण है। देखो, देश अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतें हैं, वो सारी इसमें आती है भाई। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, जैसे नदी घाटी परियोजना क्षेत्र है, जिसको चंबल घाटी क्षेत्र दे दिया नाम। जनजातीय विकास खंड है, इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष समस्या का हल करना, योजना लागू करना है। इस प्रकार से तीन आपको इनके जो भाई प्रदेश के जो आधार हैं, कि इनके आधार पर प्रदेश अलग अलग बनते हैं, वो तीन आधार आपको देखने हैं अच्छे अच्छे। प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कि एक प्रदेश है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उनकी विशिष्ट स्थिति है भाई। प्रदेश प्रदेश की अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है। क्षेत्रीय विस्तार, इसकी एक निश्चित सीमा होती है, हालांकि सीमाएं अक्सर संक्रमणशील होती हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना कि भाई 100 किलोमीटर में ये जिला है, 200 में ये जिला है, अलग अलग सब जिलों की, सब राज्यों की, सब रीजन्स की, सब क्षेत्रों की एक सीमा होती है, वो क्षेत्रीय विस्तार बताया है। पदानुक्रम, पदानुक्रम, एक बड़े प्रदेश के भीतर कई छोटे छोटे उप प्रदेश हो सकते हैं। जैसे भारत एक प्रदेश है और भीतर राजस्थान एक उप प्रदेश है, कि मतलब एक ऐसी स्थिति होती है पदानुक्रम जिसमें मान लो कि बहुत सारे होते हैं भाई, बड़ा क्षेत्र होता है, उसके आसपास छोटे क्षेत्र होते हैं, उसको अपन उप, सब जैसे अपन बोलते हैं ना भाई, एक मुख्यमंत्री है, फिर उप मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से भारत एक देश है, उसके अंदर अलग अलग राज्य हैं, उसी प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है। निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष की डेफिनेशन आप लोग पक्का देखना, क्योंकि निष्कर्ष लिख दोगे तो आधा से क्वेश्चन हो जाता है। प्रदेश भूगोल की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो बिखरी हुई भौगोलिक सूचनाओं को एक सूत्र में बांधती है। जहां औपचारिक प्रदेश हमें भूगोल की पहचान कराते हैं, वहीं कार्यात्मक प्रदेश समाज, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में नियोजन प्रदेशों का महत्व बढ़ाए ताकि क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके। इस प्रकार से बच्चों आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है जो हमने आपको दिखाया है। सारे के सारे लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम लोग आपको करवाएंगे। आपका काम है कि झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब रखो, एकमात्र यही यूट्यूब चैनल जो यूनिट वाइज बताएगा भाई। पहली यूनिट चल रही है, शानदार, मोस्ट 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 क्वेश्चन है भी। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स। कोपेन द्वारा प्रस्तुत विश्व के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का विस्तृत विवरण दीजिए। कोपेन का जलवायु वितरण है वो आपको बताना भाई, लिखो। व्लादिमीर कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण भूगोल में सबसे अधिक मान्य और लोकप्रिय प्रणाली है। कोपेन ने जो जलवायु का विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है, वो सबसे ज्यादा मान्य है।
कोपेन ने 1990 में इसका प्रतिपादन किया। ऐसे छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि कोपेन ने जलवायु सिद्धांत का, जलवायु वर्गीकरण का प्रतिपादन कब किया? 1900 में किया भाई। 1918 व 36 में इसे संशोधन में लाया गया। उनका वर्गीकरण आनुभविक इंपेरिकल, जो मुख्य रूप से औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है। किस पे आधारित है भाई? जो एवरेज मासिक टेम्परेचर है उस पे, एंड जो औसत मासिक वर्षा रेंज है उसके आधार पे। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सबसे अच्छा सूचक माना है। कोपेन ने जलवायु का सबसे अच्छा सूचक कहां माना भाई? वनस्पति को माना है। कैंडोल ने वनस्पति वर्गीकरण को अपने आधार के रूप में इस्तेमाल किया है। अब हम बात करेंगे कोपेन जो है उसके वर्गीकरण के जो मुख्य आधार है कौन कौन से हैं? देखो सीधी सी बात है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण पहचानने के लिए ना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का नाम लिया है। वो भी क्या है भाई? 5 बड़े अक्षर हैं, ए बी सी डी ई, इसके आधार पर उन्होंने बांटा है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। ये लिखना है भाई, कोपेन वाला आ जाए तो ये लिखना है, आपके पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे यहीं पर ही। ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहां वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। बी है शुष्क जलवायु, यहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। सी है गर्म शीतोष्ण एवं मध्य अक्षांशीय, सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। डी ठंडी हिमवन जलवायु, सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ई ध्रुवीय जलवायु, यहां सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री से कम रहता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा, शानदार, जबरदस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पक्का लिखना आपको आएगा, 100% आएगा। लिख लो इसको अच्छी तरीके से, आप लोग रट लेना। कोपेन का जहां भी नाम मिल जाए आपको कोपेन वाला, तो इसको छापना ही आपको। अगर आपको इस पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी तरीके से पास होना, तो लिख लो इसको। जलवायु प्रदेशों का विस्तृत वर्णन। कोपेन ने इन समूहों को उप प्रकारों में बांटने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। छोटा स्मॉल है भाई, एफ है वर्ष भर वर्षा, एफ को बांटा है, वहां पे वर्ष भर वर्षा होगी। एम है मानसूनी वर्षा, डब्ल्यू है शीत ऋतु वर्षा, शीत ऋतु शुष्क वर्षा नहीं है भाई। और एस है ग्रीष्म शुष्क, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। अब ए नंबर है ग्रुप ए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है? इसका एफ है भाई। ये वर्ड्स है ना, ध्यान में रखना भाई, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों का अलग अलग है। विषुवतीय जलवायु, यहां वर्ष भर भारी वर्षा और उच्च तापमान रहता है, जैसे अमेजन बेसिन। ये भाई एएफ के अंदर आता है। अब एएम के अंदर कौन सा आता है? एएम के अंदर वो आता है जिसमें वर्षा ऋतु छोटी लेकिन तीव्र होती है। देखो कई बार अपन देखते हैं बहुत फास्ट वर्षा होती है, जबरदस्त, एक नंबर की। जैसे भारत का पश्चिमी तट इसका एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा होती है। वर्षा कम हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश, मतलब फास्ट स्पीड से होती है। एडब्ल्यू, यहां शीत ऋतु शुष्क होती है और घास के मैदान पाए जाते हैं। ग्रुप बी है भाई, वो है इसमें वर्षा की कमी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बीडब्ल्यू मरुस्थलीय वर्गा, मरुस्थलीय जलवायु जैसे सहारा और थार मरुस्थल, एग्जाम्पल देख लेना, समझ लेना। बीएस स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु जिसको अपन बोलते हैं, उसको बीएस कैटेगरी में बांटा गया है। मरुस्थल के किनारे वाले घास के जो मैदान है ना, कोई भी मरुस्थल होता है उसके, मान लो कहीं भी किनारे में घास के मैदान होते हैं थोड़े थोड़े, उनको बीएस में माना गया है। गर्म शीतोष्ण जलवायु ग्रुप सी है, सीएस इसमें। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शुष्क ग्रीष्मकालीन और आर्द्रकालीन, आर्द्र शीतकालीन है। सीडब्ल्यू भाई चीन तुल्य जलवायु, ग्रीष्मकालीन एवं गर्म और आर्द्र होता है। और सी नंबर है भाई समुद्री पश्चिमी तटीय, यहां भर वर्ष भर वर्षा होती है और तापमान मध्यम रहता है। भाई सी जो है ना, समुद्री पश्चिम तटीय, यहां पे हमेशा वर्षा होती है। सी है बी जिसको अपन माना है। ग्रुप डी है, इन दोनों की स्क्रीन छोड़ लो आप। ग्रुप डी जिसमें ठंडी हिमवन जलवायु जिसको अपन बोलते हैं। डीडब्ल्यू भाई आर्द्र ठंडी जलवायु, जैसे रूस और कनाडा के जो टेगा वन है। छोटा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मान लो ऐसे पूछ लिया कनाडा के टेगा वन है वो कौन सी जलवायु में आते हैं, तो डीएफ में आते हैं। और शुष्क ऋतु है जो शीत ऋतु है ठंडी वाली, उस किस में आती है? डीडब्ल्यू में, ऐसा पूछेगा। ध्रुवीय जलवायु ईटी, यहां केवल काई और लाइकन जैसी वनस्पतियां उगती हैं। ईएफ, यहां स्थायी रूप से बर्फ जमती है। कहां जमती है भाई? ईएफ, जैसे अंटार्कटिका में जमती है। कोपेन के वर्गीकरण का महत्व है और आलोचना। महत्व, यह प्रणाली सरल, मात्रात्मक और समझने में आसान है। ठीक है, समझ गए? तो मैंने समझाई इतनी देर से, समझने में आसान है। ठीक है,
यह वनस्पति और जलवायु के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। क्या करती है? कोपेन की जो प्रणाली है वो, इसकी सीमाएं क्या है? कोपेन ने वर्षा की तीव्रता, बादलों की स्थिति और हवाओं की गति पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ वर्षा चक्र में लगा रहा, ठीक है। यह केवल औसत आंकड़ों पर आधारित है, कई बार स्थानीय भिन्नताओं को स्पष्ट नहीं कर पाता है भाई। निष्कर्ष क्या है भाई? कोपेन का वर्गीकरण आज भी जलवायु विज्ञान का आधार है। परीक्षाओं में उत्तर लिखने के लिए आपको क्या याद करना है भाई? देखो मैंने बताया ना, जो ए बी सी डी के साथ जो क्षेत्र बताए हैं वो लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये मैंने कह दिया भाई, ये मैंने भी कह दिया और हमारी पीडीएफ भी कह रही है चीज। जो मैं आपको बता के आया हूं ना ऊपर, उसी तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना भाई झुंझुनू एजुकेशन। सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। चलो मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नंबर क्वेश्चन पहली यूनिट का, वो है विश्व के प्रमुख मिट्टी और वनस्पति प्रकारों के वितरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सोइल एंड वेजिटेशन टाइप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है भाई। विश्व की जो भाई प्रमुख मिट्टी है ना, उसके बारे में पूछेगा। पृथ्वी पर मिट्टी और वनस्पति का वितरण सीधे तौर पर जलवायु, तापमान और वर्षा से नियंत्रित होता है। जहां मिट्टी पौधों का आधार और पोषण प्रदान करती है, वहीं वनस्पति मिट्टी के निर्माण में जैविक अंश जोड़ती है। विश्व की जो प्रमुख वनस्पति और मिट्टी है उनकी बात कर लेते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और लेटेराइट मिट्टी। देखो इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। यह क्षेत्र कि भाई उष्णकटिबंधीय कौन सा होता है? यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण पाया जाता है, जहां वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। यहाँ पर भाई उच्च तापमान रहता है और भारी वर्षा भी होती है। वनस्पति यहाँ सदाबहार, वर्षावन जैसे अमेजोन के सेलवास पाए जाते हैं। वृक्ष अत्यंत उच्चे और संघन होते हैं भाई। विशेषता ये है कि यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं ना, वो उच्चे होते हैं, एक तो लंबे होते हैं और सघन भी होते हैं, घने घने होते हैं। मिट्टी यहाँ लेटेराइट मिट्टी की जो प्रधानता होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं। निस्सालन जिसमें मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें लोहा तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है बच्चों। किसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में और लेटेराइट मिट्टी जो संबंध है इनका, उनकी बात करिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसको अपन सवाना बोल सकते हैं, और लाल मिट्टी, इनमें क्या संबंध है भाई? क्या चीज है? देखो यहाँ सदाबहार वनों और मरुस्थलों के बीच संक्रमण क्षेत्र है। वनस्पति यहाँ लंबी और मोटी घास पाई जाती है। ये लिख लेना विशेषताएं। यहाँ पे लंबी और मोटी घास पाई जाती है जिसे सवाना कहते हैं। बीच बीच में बिखरे हुए छोटे पेड़ होते हैं भाई। यहाँ आमतौर पर लाल मिट्टी पाई जाती है जो शुष्क और आर्द्र मौसम के चक्रण का कारण बनती है। ठीक है, लिख लो इसको। मरुस्थलीय वनस्पति और रेतीली मिट्टी, यह महाद्वीपों के पश्चिम भागों 20 से डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। लिख लेना भाई। मरुस्थलीय वनस्पति कहां पाए जाते हैं? महाद्वीपों का जो पश्चिम भाग है उसमें 20 से 30 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं बच्चों। वनस्पति कैसी होती है यहाँ पे? वनस्पति यहाँ होती है कंटीली झाड़ी, कांटे वाली झाड़ी बोलते हैं ना अपन, वो होती है। केक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी और पत्तियां छोटी या कांटे जैसी होती हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो। मिट्टी यहाँ रेतीली मिट्टी होती है, शुष्क मिट्टी होती है। इसमें जैविक अंश की कमी होती है लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है भाई। लिखो इसको फटाफट। ठीक है, अगला है बिंदु नंबर 4, शीतोष्ण घास के मैदान और चेरनोजम मिट्टी। ये मिट्टी कैसी है भाई? ये मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में स्थित है, जैसे स्टेपी पेरी पपांस। ये भाई है। यहां वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहाँ पेड़ों का अभाव है भाई। वनस्पति दूर की बात, पेड़ों का अभाव है। छोटा घास है ना, लघु घास, उसका विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। छोटे घास का यहाँ पे मैदान पाया जाता है और बड़े जो पेड़ है ना वो यहाँ पे नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा है। आपको पूछ सकता है कि वे ऐसे कौन से मैदान है जहां पे बड़े पेड़ नहीं दिखाई देते? शीतोष्ण घास के मैदान है। मिट्टी यहाँ विश्व की सबसे उपजाऊ चेरनोजम चेरनोजम या काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे पूछे आपसे कि विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो भाई चेरनोजम है। ऐसा नाम आ जाएगा तो आप लोग तो गलत करके आओगे इसको। कभी नाम ही नहीं सुना भाई, मैंने नहीं सुना ना, तो आप लोग भी सुन लेना जिन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। चेरनोजम विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी या काली मिट्टी भी जिसको बोल सकते हैं। गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम है।
यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए ना, गेहूं उगाने के लिए बहुत बढ़िया है भाई। अगली है 5 नंबर, कोणदार टेंगा वन और पौंडजोल मिट्टी। यहाँ यह उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री उत्तर में पाए जाते हैं, जहां शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है। वनस्पति कैसी होते हैं यहाँ पे? यहाँ शंकुधारी वन जैसे चीड़, फर, स्प्रूस पाए जाते हैं। कहाँ पे? कोणदारी टेंगा वन में। इनकी पत्तियां सुई जैसी और लकड़ी नरम होती है। यहाँ पाणजोल मिट्टी पाई जाती है भाई, मिट्टी पाणजोल पाई जाती है टेंगा वन में। यह राख के रंग की होती है, अम्लीय, कम उपजाऊ होती है क्योंकि ठंड जलवायु में जैविक पदार्थ धीरे सड़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है टुंड्रा वनस्पति और टुंड्रा मिट्टी। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट का अत्यंत ठंडा प्रदेश है। वनस्पति यहाँ वृक्ष नहीं उगते, केवल काई, मोस, लाइकेन, अल्पकाइन फूल पौधे ही पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी टुंड्रा मिट्टी कहलाती है, जो वर्ष के अधिकांश समय जमी रहती है, जहां जल निकास की समस्या होती है। चलो भाई इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं अब। मिट्टी और वनस्पति भी गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए वर्षा वनों की भारी वर्षा मिट्टी के पोषक तत्वों को मुक्त कर देती है, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान की घास की मिट्टी को अत्यंत उपजाऊ ब्लैक अर्थ में बदल देती है। यह वितरण वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र तथा कृषि प्रतिरोध का अधिकार है, सॉरी अधिकार नहीं, आधार है भाई। देखो आपसे पूछा बच्चों कि मिट्टी तथा वनस्पति में क्या संबंध है, तो आप ये लिख सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन आए ना, ये लिख सकते हो, अच्छा है क्वेश्चन। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्व के जो प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं उनकी आपको चर्चा करनी है भाई। देखो इसमें क्या बोला है, डिस्कस द मेजर साइकोग्राफिक रीजंस ऑफ द वर्ल्ड विथ सुटेबल एग्जांपल्स। अब बात करेंगे भाई जो भौतिक प्रदेश हैं विश्व के, उनकी बात करेंगे। देखो पृथ्वी की सतह समान नहीं है भाई, ये तो अपन ही जानते हैं। कई जगह पठार है, कई जगह पर्वत है, कई जगह मैदान है, कई जगह मरुस्थल है। अलग अलग जो भौतिक प्रदेश हैं, इन प्रदेशों का निर्माण भूगर्भीय हलचलों और बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब इनका जो भौतिक प्रदेश है वो उनका बात कर लेते हैं। पर्वत श्रेणी की बात करेंगे पहले तो। पहले अपन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। पर्वत श्रेणी पृथ्वी के वे ऊंचे भाग हैं जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जाता है। कौन सी? नवीन वलित पर्वत, ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी है। इनकी ऊंचाइयां अधिक और चोटियां नकुली होती हैं। जिन पर्वतों की चोटियां नुकुली होती हैं और ऊंचाई अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत। इनके उदाहरण क्या है? एशिया का जो हिमालय पर्वत है वो, यूरोप में आल्प्स है वो, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की एंडीज। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहां की है? दक्षिण अमेरिका की। प्राचीन पर्वत, ये बहुत पुराने हैं और अपरदन के कारण अब घिस चुके हैं। भारत में अरावली और अमेरिका में एपलेसियन। ठीक है। दूसरा बिंदु है पठारी प्रदेश। पठारी वे उच्च भाग होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा मेज की तरह सपाट होता है। यह खनिज संसाधन के भंडार होते हैं, यहाँ पे भाई खनिज बहुत आता है। अंतर पर्वतीय पठार, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हो, जैसे तिब्बत का पठार है ना, वो उसका चारों ओर क्या है ना कि मतलब पर्वत पर्वत रहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है ये तिब्बत का पठार। लावा निर्मित पठार, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के जमने से बने पठार। उदाहरण भारत का ढक्कन का पठार और दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील का पठार है वो भी इसका वही लावा निर्मित पठार का उदाहरण है। मैदानी प्रदेश, मैदानी अपेक्षाकृत समतल और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जिनका निर्माण मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव कारण होता है। इनमें भाई एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखो एक तो इनकी विशेषता, मैदानी प्रदेश है उनको सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप लोग देख लेना, अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सभ्यता का पालना कौन से प्रदेश को कहा जाता है, तो मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, लिखो, इनको अंडरलाइन कर दिया करो आप भी, जैसे आप लिखो ना उनको अंडरलाइन कर दिया करो ताकि जैसे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाए। उदाहरण क्या है भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन का हवांगो मैदान है, उत्तरी अमेरिका का जो मिसिसिपी मिसौरी के मैदान उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश, ये वे क्षेत्र हैं जहां वर्षा अत्यंत कम 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वनस्पति का अभाव रहता है, यहाँ पेड़ पौधे कम रहते हैं भाई। उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल जो अत्यधिक ठंड के कारण बंजर होते हैं। लिखो भाई, अगला है तटीय एवं द्वीप समूह प्रदेश।
समूह किनारे, समुद्र जो है ना उसका किनारे जो स्थिर होते हैं संकरे मैदान और चारों जल से घिरे हुए भूभाग इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूहों में इंडोनेशिया तथा जापान। भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इस क्लास को देख लोगे ना, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, निष्कर्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। निष्कर्ष मैं आपको बता चुका हूं, उसमें से ही है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, समझने की कोशिश करना भाई। ये कुछ पॉइंट्स थे फर्स्ट यूनिट में। अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट पे। यूनिट का नाम रहेगा एशिया का जो भूगोल और अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड यूनिट है ये। तो एक बार सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, कर लीजिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वरना ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको जहां पे आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, वो भी यूनिट वाइज आपके सिलेबस पर आधारित। यूनिट वाइज अपन देंगे भाई, ठीक है ना। एशिया के भौतिक विभागों और अपवाद तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसकी भू आकृति और अपवाद तंत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ उच्च पर्वत शिखर, विस्तृत पठार और उपजाऊ मैदान का अद्भुत संगम है। एशिया की जो भौतिक विभाग हैं वो क्या है, मुख्य रूप से भाई 5 भौतिक विभाग हैं, उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, कितने हैं देखो, एशिया की भौतिक विभाग मुख्य रूप से 5 है, उनकी बात करेंगे। उत्तरी निचली भूमि, पहला बिंदु है उत्तरी निचली भूमि। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक विशाल मैदान है। यह पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में लीला मैदान तक फैला है, लीला नदी तक फैला है। यहाँ की नदियां ओम, येनिसी उत्तर की ओर बहती है, जिससे सर्दियों में मुहाना जम जाने के कारण यहाँ दलदल बन जाते हैं। बिंदु को लिख लेना, अच्छी तरीके से ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका अच्छी तरीके से जिनको लेना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना है इसको सही तरीके से समझना, ठीक है ना। मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार, यह एशिया का सबसे प्रमुख भाग है। यहाँ पमीर की गांठ स्थित है जिसे विश्व की छत कहा जाता है। यहाँ से कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। उत्तर पूर्व हिमालय, कराकोरम, कुनलुल और टियनसान। ठीक है, पश्चिम में हिंदुकश, सुलेमान और एलबुर्ज। पठार, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है भाई, ईरान का पठार और अनातोलिया का पठार। सह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, सबिंदु, ये प्राचीन चट्टानों से बने कठोर भूभाग हैं भाई। कौन से, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। अरब का पठार, ये एक शुष्क रेतीला पठार है। दक्कन का पठार लावा निर्मित उपजाऊ काली वाली मिट्टी का क्षेत्र है। हिंद चीन का पठार दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित पठारी भाग है, उसको अपन बोलते हैं भाई हिंद चीन का पठार। अब दैन पॉइंट है नदी से जो निर्मित मैदान है उनकी बात करेंगे अपन ना। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान कृषि और जनसंख्या के अंदर, मान लो जहां देखो नदी से मिट्टी आती है वहां से एक भूभाग बनता है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और पाकिस्तान एग्जाम्पल है। दजला फरात का मैदान, यागतजी और हेवांग हो का मैदान। ये एग्जांपल्स आपको आवश्यक रूप से याद होने चाहिए। छोटे क्वेश्चन पक्का आएगा, यहाँ से उठ के पूछेगा आपसे, ऐसे पूछ लेगा भाई कि जो चीन का यागतजी और हवांग हो मैदान है वो कौन सी श्रेणी का था, लोग लिखोगे नदी निर्मित मैदान है उनकी श्रेणी का है। अगला है द्वीप समूह है। एशिया के पूर्व और दक्षिण पूर्व में द्वीपों की लंबी कतारें, जैसे जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा समूह है। एशिया का अपवाह तंत्र, एशिया की नदियां अपनी दिशा और गंतव्य के आधार पर 4 मुख्य रूप में विभाजित होती हैं। एक, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, ये नदियां साइबेरिया से होकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। प्रमुख नदियां ओब, येनिसी और लीना, और इनकी उत्तर की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, ओब, येनिसी और लीना। विशेषता, सर्दियों में इनका उत्तरी भाग जम जाता है जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, वो है पीली नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यागची नदी, सी क्यांग और अमूर नदी। विशेषता क्या है इनकी, ये नदियां उपजाऊ मैदान बनाती है और नौकायन के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इरावदी और साल्विन। इनकी विशेषताएं क्या है, ये नदियां विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। भाई जिन विद्यार्थियों की इस जो पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है भाई, 9521222478। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, इस पीडीएफ की जिसको भी जरूरत है आप लोग
मैसेज कर देना। आंतरिक प्रवाह तंत्र, कुछ नदियां किसी महानगर तक नहीं पहुंच पाती और आंतरिक झीलों या मरुस्थलों में विलीन हो जाती है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? आमू दरिया और सीर दरिया आंतरिक प्रवाह नदी में। एशिया के भौतिक विभागों, एक मिनट, ये भी बता गया, वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये बता दिया मैंने क्वेश्चन, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट सारे लोग, झुंझुनू सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में गेहूं तथा चावल के वितरण एवं उत्पादन का विश्लेषण। अच्छा क्वेश्चन, 100% छपेगा। एशिया में चावल और जो गेहूं है, व्हीट एंड राइस इन एशिया, ठीक है, इनकी खेती पक्का पूछेगा आपसे, तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एशिया विश्व में चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता महाद्वीप है। यहाँ की विशाल जनसंख्या का मुख्य भोजन इन्हीं दो फसलों पर आधारित है, ठीक है। अब नीचे बात करेंगे इनका उत्पादन और वितरण की। चावल का वितरण और उत्पादन, एशिया को चावल की सभ्यता का केंद्र माना जाता है, क्योंकि विश्व का लगभग 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। अपने यहीं उगता है भाई 90% चावल पूरे विश्व में। भौगोलिक दशाएं क्या है इसमें? इसका तापमान 20 से 27 डिग्री उच्च तापमान, वर्षा 150 सेमी से अधिक होनी चाहिए, और मिट्टी क्या होनी चाहिए? गहरी जलोढ़ या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को सोख सके। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए किसके लिए? चावल के वितरण के लिए, वितरण नहीं भाई, उत्पादन के लिए। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? चीन, चाइना सबसे बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से यागचिन जो नदी है ना, उसके घाट और दक्षिण चीन में चावल उगाया जाता है। भारत दूसरे नंबर पर है। भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अन्य देशों में कौन कौन से में चावल उगते हैं? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। थाईलैंड और वियतनाम को विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। विश्व का चावल का कटोरा कैसे कहा जाता है? वियतनाम को, ठीक है ना, लिख लो इसको, वियतनाम और थाईलैंड। उत्पादन की विशेषताएं, एशिया में चावल की खेती गहन जीविका कृषि के रूप में की जाती है, जहां कम भूमि पर अधिक श्रम लगाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गहन जीविका कृषि, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। अब गेहूं की बात करें, गेहूं एशिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। देखो अपने यहाँ गेहूं उगाते हैं ज्यादातर, अपने यहाँ चावल कम उगाते हैं राजस्थान में, लेकिन गेहूं उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं। गेहूं क्या है कि भाई कम वर्षा हो तो भी चल जाएगा काम। भौगोलिक दशाएं क्या होती है इसकी? बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और पकते समय 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा 50 सेमी से 75 सेमी तक होनी चाहिए। हल्की जलोढ़ या दोमट मिट्टी चल सकती है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, भाई ये भी देखो, चीन ही है पहले नंबर पर। गेहूं के क्षेत्र जो उत्पादन है उसमें भी चीन का प्रथम स्थान है। इसकी नदी कौन सी है भाई? हवांग हो नदी के घाट इसकी मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भारत की प्रमुख गेहूं बेल्ट है। यह हरित क्रांति के बाद गेहूं की भारी वृद्धि हुई। रूस, एशिया भाग और कजाकिस्तान, यहाँ की स्टेपिक घास के जो मैदान है ना, उनका वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। पाकिस्तान, सिंधु नदी घाट और पंजाब प्रांत गेहूं के बड़े उत्पादक हैं, ठीक है। विश्लेषण आप लोग देख लेना, तुलनात्मक जो दोनों को बताया उनमें से आप लोग छांट लेना भाई, कौन कौन सा किस प्रकार से है। निष्कर्ष क्या निकलता है? एशिया में चावल और गेहूं का वितरण मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता है। ये तो हमें पता है भाई, मानसून जितना अच्छा रहेगा उसी प्रकार से अपना अनाज भी अच्छा होगा। जहां अधिक वर्षा वाले दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की प्रधानता होती है, वहीं कम वर्षा वाले मध्य और उत्तरी पश्चिमी भागों में गेहूं प्रमुख फसल है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एशिया में इन फसलों के उत्पादन में तकनीक और उच्च उपज वाले बीजों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप लोग लिखना है भाई। चीन और जापान की प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा कीजिए। एशिया के दो प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र हैं, चीन और जापान, ठीक है। इनके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो देख लेंगे अपन लोग। मैं कह रहा हूं ना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम जो भी चार्ज रहेगी आपको बता देगी, और आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो भाई, ठीक है। चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं?
चीन वर्तमान में विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्व तटीय भाग में स्थित हैं। मंचूरिया प्रदेश पहला, यह चीन का सबसे पुराना प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। यहाँ कोयला और लौह के विशाल भंडार हैं। इसे चीन का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। चीन का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? मंचूरिया प्रदेश को कहा जाता है, और इसको प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है ये। दूसरा है संघाई वुहान प्रदेश, यह है याक्तजी नदी की घाट में स्थित है। संघाई चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जो वस्त्र उद्योग, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। पेचली की खाड़ी, यह उत्तरी चीन का प्रमुख केंद्र है, जहां रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल का विकास हुआ। कैंटन प्रदेश, दक्षिण चीन का यह क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमुख रूप से उपभोक्ता सामान, खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। जापान के प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं भाई? देखो, जापान के पास खनिज संसाधनों की कमी है बेचारे के पास, ठीक है, इसलिए इसके अधिकांश उद्योग तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ताकि कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात सुगम हो सके। इसे प्रशांत तटीय पेटी के नाम से जाना जाता है। किसको? जापान को। कांटो प्रदेश, इसमें टोक्यो और योकोहामा शहर शामिल है। यह जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और भारी इंजीनियरिंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किकी प्रदेश, किंकी प्रदेश, इसमें ओसाका, कोबे और क्योटो शामिल है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ लोहा इस्पात और जहाज निर्माण उद्योग भी विकसित है। चुम्बू प्रदेश, नगोयो को जापान का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि यह विमान और ऑटोमोबाइल उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है। यहाँ रेशमी वस्त्र जो है ना, उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है भाई। रेशमी वस्त्र है ना, वो चुम्बी प्रदेश में अच्छे विकास हुआ उनका पहले से। कित्ता क्यूशू प्रदेश, यह जापान के दक्षिण भाग में स्थित है। भाई जो कित्ता क्यूशू है ना, जापान के दक्षिण में स्थित है, और मुख्य रूप से लोहे और जो भारी रसायन उनके लिए प्रसिद्ध है। तुलनात्मक विश्लेषण से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कर लेना, दोनों का तुलनात्मक तुलना कर लेना दोनों की। चीन तथा जापान दोनों में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का बेहतर उपयोग किया। जहां चीन ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या लाभ उठाया, वहीं जापान ने अपनी भौगोलिक सीमाओं को तकनीक और कुशल प्रबंधन से मात देकर औद्योगिक उत्कृष्टता हासिल की है। जापान तो औद्योगिक उत्कृष्टता हासिल करी है, और चीन है ना, अपनी जनसंख्या को लाभ उठाया भाई, पहले नंबर पर तो। और अब थाने बधाई हो, अब भारत पहले नंबर पर आ गए थारी मेहनत से। अपना देश पहले नंबर पे है जनसंख्या में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और इसके आर्थिक महत्व पर एक विशिष्ट अध्ययन लिखिए। राइट ए स्पेसिफिक स्टडी ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे। चलो भाई आंसर की बात कर लें। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह रूस के पश्चिम भाग को सुदूर पूर्वी भाग से जोड़ता है। यह केवल रेल मार्ग नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास की जीवन रेखा है। भाई लंबा है रूस का ये जो रेलवे मार्ग, तो आपको पता ही है, अगर ज्यादा पैसे कमाएगा, हर इसकी अर्थव्यवस्था संभालेगा। मार्ग का विस्तार कहां से कहां तक है? भाई ये मार्ग का जो विस्तार है ना, वो राजधानी मॉस्को से शुरू होकर महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी कुल लंबाई है 9,289 किलोमीटर। शानदार शानदार शानदार। लिखो भाई, प्रमुख स्टेशन कौन कौन से हैं इसमें? मॉस्को है, कजान है, ये कातेरनबर्ग है, नोवोसिबिर्स्क है, इरकुत्स्क है, चित्ता है। चित्ता भेड़िया वो नहीं है भाई, ये आप लोग सोचो जंगल वाला चित्ता वो नहीं है। ठीक है ना। समय इस पूरी यात्रा को करने में 7 दिन का समय लगता है भाई यार, लगभग 9,500 किलोमीटर पड़ गए, तो 7 दिन तो आराम से लग जाएंगे। भौगोलिक महत्व है, यह मार्ग यूराल पर्वत, साइबेरिया के घने जंगलों और विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील के किनारे से होकर गुजरता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1916 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रूस के विशाल और दुर्गम साइबेरिया क्षेत्र को प्रशासनिक और सैन्य रूप से राजधानी से जोड़ना था। आर्थिक महत्व है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने रूस के आर्थिक प्रदेश से पूरी तरह बदल दिया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, वो है पहला आर्थिक महत्व। तो साइबेरिया खनिज जैसे कोयला, लोहा, सोना, तेल, गैस, लकड़ी का भंडार है। भाई साइबेरिया ना,
उसमें ये जो भी मैंने बताया ना, इन खनिजों का भंडार वहां पे है। इस रेलवे के माध्यम से इन संसाधनों को रूस के औद्योगिक केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना संभव हुआ है। औद्योगिक विकास क्या है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ो, फटाफट पढ़ो भाई। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया भाई। हर एक बिंदु को समझाते हुए चल रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। अच्छा रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यह मार्ग यूरोप और एशिया के बीच एक स्थल सेतु का कार्य करता है। यह समुद्री मार्ग की तुलना में अधिक तेज है। चीन और जापान और दक्षिण कोरिया से यूरोप जाने वाला माल अब इसी मार्ग का उपयोग करने लगा है, जिससे रूस को भारी मात्रा में ट्रांजिट शुल्क प्राप्त होता है। जनसंख्या बसाव, इस मार्ग के बनने के बाद ही रूस के पश्चिमी हिस्सों से लोगों का पलायन पूर्वी साइबेरिया की ओर हुआ है, जिससे वहां बस्तियां बसी और श्रम शक्ति का उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। मतलब ये मार्ग बन गया ना रेलवे मार्ग, तो फिर लोग क्या साइबेरिया में रहने चालू कर दिए, पहले नहीं रहते थे। वर्तमान प्रासंगिकता एवं चुनौतियां क्या है इसके, आज के समय में इस मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इसे डबल ट्रैक में बदला गया है। उत्तर कोरिया और चीन के साथ इसके जुड़ाव में इसकी रणनीति अहमियत और बढ़ा दी है। हालांकि अत्यधिक ठंड और पुरान तत्व इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। भाई ठंड ज्यादा है, ये चुनौती है इसके लिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस की एकता और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। इसने साइबेरिया जैसे सोते हुए विशालकाय क्षेत्र को जगह उसे विश्व की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से यह इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। अच्छा भाई, इतना बड़ा 9,289 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया इन लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। अच्छा, भूगोल, कहाँ की यूरोप की और अर्थव्यवस्था, ये 30 यूनिट है। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें, यूरोप की जो जलवायु है ना, उसकी बात करिए भाई। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का व्यापक वर्णन दीजिए। यूरोप की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है, जो इससे अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से निकटता और गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराओं का परिणाम है। किसका? अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से निकटता और गल्फ स्ट्रीम, तीनों बिंदु ध्यान रखना। यहाँ उत्तर में ध्रुवीय ठंड से लेकर दक्षिण में सुखद मध्य सागरीय जलवायु तक का अनुभव होता है। यूरोप का जलवायु जो है उसकी बात करेंगे भाई अपन। देखो, यूरोप की जो जलवायु है ना, उसको 4 कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस कौन कौन से? अक्षांश, अटलांटिक महासागर की निकटता, पछुआ हवाएं, अल्प्स जैसे पर्वत, इन चारों को लिख के आप अंडरलाइन कर देना। यूरोप की जलवायु से क्वेश्चन आए तो कि भाई ये इनके घटक हैं, ये इनके कारक हैं, आपके क्वेश्चन नंबर पक जाएंगे। प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के नहीं बताऊंगा मैं इनको, ठीक है, फटाफट ले लीजिए भाई। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय जलवायु। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप संपर्क कर लेना हमारी टीम से, ठीक है ना। जो नंबर मैंने बताया ऊपर व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग मैसेज कर देना। प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है भाई? देखो, प्राकृतिक वनस्पति है पहली टुड्रा वनस्पति, आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण वृक्ष नहीं उग पाते। मुख्य वनस्पति काई, मोस, लाइकेन और अल्पकालीन फूल वाले पौधे, ये यहाँ पे मुख्य वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? टुड्रा वनस्पति का उदाहरण है ये। कोणदायी टेंगावन, उत्तरी यूरोप जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के विशाल क्षेत्रों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष हैं इसके कौन कौन से भाई? कोणदायी टेंगावन, चीड़ है जिसको पाइन बोलते हैं, फर, स्प्रूस, इन पेड़ों की लकड़ी नरम होती है, जो कागज और लुगदी उद्योग के अत्यंत महत्वपूर्ण है। कागज और लकड़ी इनसे बनता है भाई, कागज और लुगदी, लकड़ी तो ये है ही। मिश्रित एवं पतझड़ वाले वन, इनमें कौन कौन से? ओक, देखो आपने कभी सुना है क्या ऐसे पेड़ पौधों का नाम? ओक, बीच, एस, ये भाई यूरोप में मिलते हैं ऐसे वृक्ष, ओक, बीच, एस, ऐसा हमने तो कभी सुना ही नहीं ना। स्टेपी घास के मैदान, यूक्रेन में जहां युद्ध हुआ था और युद्ध चल ही रहा है, दक्षिण पश्चिमी रूस के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं। इनका महत्व क्या है? यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ चेरनोजिम मिट्टी के कारण विश्व का अन्न भंडार कहलाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है ना चेरनोजिम। भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो कौन कौन सी है? जैतून, कोरक, रसीले खट्टे फल, ये अपने यहाँ उगते हैं भाई। यहाँ के पौधों में शुष्क गर्मियों को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। इनकी पत्तियां मोटी और छाल सख्त होती है। ये तो अपने देखे हैं ना, जैतून भी, अंगूर, संतरा, नींबू, सारी चीजें। निष्कर्ष क्या है?
यूरोप की जलवायु और वनस्पति का गहरा अंतर संबंध है। वहां की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना, जहां उत्तर के टेंगा वन लकड़ी उद्योग का आधार है, वहीं दक्षिण की भूमध्य सागरीय जलवायु है, फूलों की खेती और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों। अब देखो जो यूरोप में है ना, लोहा इस्पात या ऑटोमोबाइल के उद्योग हैं, उनका विकास और वितरण आपको पूछागा भाई, पूछेगा मतलब पूछेगा। इस बात पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है ना। यूरोप के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात और ऑटोमोबाइल उद्योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये दोनों उद्योग यूरोप की आर्थिक स्थिति के आधार के स्तंभ है। पहले लोहा और जो इस्पात उद्योग उसकी बात कर लेते हैं, आयरन जो स्टील इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे। देखो विकास के कारक कौन कौन से, एक तो इसका कच्चा माल और परिवहन, दो कारक हैं, अच्छे कारक हैं। यूरोप में कोयला और लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, इसलिए वहां पे भाई जल्दी इनका उत्पादन होता है। यूरोप में कोयला है ना वो, और जो लौह अयस्क है उसका विशाल भंडार है। परिवहन, राइन जैसी नदियां और उन्नत रेल मार्ग ने कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना सुगम बनाया है। देखो राइन नदी है और अच्छे अच्छे रेल मार्ग हैं, उसके कारण यहाँ पे जल्दी उत्पादन होता है। वितरण, जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा उत्पादक है। जर्मनी यहाँ का रूर और रास सॉरी सार है, सार क्षेत्र कोयले की उपलब्धता के कारण प्रमुख केंद्र है। रूस की बात करें, यूराल पर्वत क्षेत्र और मेग्रिटो गोस के प्रमुख केंद्र, जहां भारी मात्रा में इस्पात बनाया जाता है। इस्पात कहां बनाया जाता है भाई, यूराल पर्वत क्षेत्र और मेग्रिटो गोर्स के, रूस का। यूनाइटेड किंगडम जिसको अपन यूके बोलते हैं, बर्मिंगम और शेफील्ड ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, हालांकि अब यहां तटीय क्षेत्रों में आयातित कच्चे माल पर आधारित उद्योग अधिक हैं। फ्रांस, यहाँ का लोरेन क्षेत्र लो एस की निकटता एक प्रमुख कारण है। ऑटोमोबाइल, यूरोप विश्व का प्रमुख ऑटोमोबाइल हब है। विश्व का प्रमुख भाई ऑटोमोबाइल हब है कौन सा, यूरोप, जो अपनी गुणवत्ता, डिजाइन और उच्च तकनीक के लिए माना जाता है। विकास के कारण क्या है भाई, देखो विकास के कारण सीधी बात है, इंजीनियर होंगे और अनुसंधान अच्छी है, बड़ा बाजार है, यूरोपीय संघ है के देशों में वाहन की उच्च मांग और सुगम व्यवहार है। कि वो जो यूरोपीय देश है ना, उनमें क्या है कि वाहन अच्छे अच्छे लोगों की डिमांड है। तो इस प्रकार से प्रमुख केंद्रीय वितरण, जर्मनी इसका प्रमुख केंद्र वितरण, यह यूरोप का ऑटोमोबाइल लीडर है। यहाँ म्यूनिक, स्टटगार्ड और वोल्फसबर्ग प्रमुख केंद्र, ये तीन प्रमुख केंद्र है भाई, ठीक है ना। वितरण के प्रमुख ब्रांड मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, ये प्रमुख गाड़ियां यहाँ पे वितरित ज्यादा होती हैं। फ्रांस, पेरिस और लो प्रमुख केंद्र है, और रेनॉल्ट और फ्यूजो फ्यूजो ये गाड़ी यहाँ पे ज्यादा बिकती है। इटली, उत्तर में ट्यूरिन शहर को इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है, यहाँ फिएट का मुख्यालय भी है। फिएट, थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, फिएट का मुख्यालय कहाँ है, लिख लेना इसको। यूनाइटेड किंगडम, डर्बी और ऑक्सफोर्ड जैसे शहरों में लग्जरी कार का उद्योग जैसे रोल्स रॉय और जैगवार का विकास हुआ है। यूके में हुआ है भाई रोल्स रॉय का। दोनों का अंतर संबंध क्या है, लोह इस्पात और ऑटोमोबाइल उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार है। यही कारण है कि अधिकांश ऑटोमोबाइल कारखाने उन्हीं क्षेत्रों के आसपास विकसित हुए हैं जहां इस्पात की आपूर्ति आसान हो, जैसे जर्मनी का औद्योगिक बेल्ट। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, देखो यूरोप में इन उद्योगों का वितरण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से लेकर आधुनिक तकनीक तक विकसित हुआ है। जहां लोह इस्पात उद्योग धीरे धीरे तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी की ओर बढ़ रहा है। ये तो आपको पता है ना भाई, देखो चार्जिंग वाली गाड़ी लेके आओ अपन लोग, चार्जिंग वाली गाड़ी आजकल ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं, तो उद्योग अपन ईवी की ओर बढ़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसकी ओर अपन बढ़ रहे हैं। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, उसकी बात करेंगे भाई। भूमध्य सागर कृषि विश्व के सबसे विशिष्ट और वैज्ञानिक कृषि प्रणालियों में से एक है, क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि। यह मुख्य रूप से भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में की जाती है। नीचे इस कृषि पद्धति की प्रमुख विशेषता और इसके आर्थिक महत्व की विस्तृत विवेचना दी गई है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं, यह कृषि प्रणाली अपनी विशिष्ट जलवायु और दशाओं के कारण अन्य प्रणालियों में भिन्न है। विशिष्ट जलवायु का प्रभाव, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शुष्क
ग्रीष्मकालीन और आर्द्र शीतकाल है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है भाई। जहाँ भूमध्य सागरीय होती है ना, कृषि होती है, वहां पे अधिकांश वर्षा जो सर्दियों में होती है, जो फसलों के बहुत उपयोगी है। फलों की खेती की प्रधानता, यह क्षेत्र विश्व की खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अंगूर, संतरा, नींबू, जैतून, अंजीर, आड़ू जैसे फलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अंगूर की खेती, विटिकल्चर जिसको अपन बोलते हैं, अंगूर की खेती इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। और भाई जो यहाँ के जो बड़े अंगूर है ना, जो अच्छे क्वालिटी अंगूर है, उनका काम किसमें है? जो दारू, जिसको वाइन बोलते हैं, वाइन बनाने में उपयोग किया जाता है। और जो निम्न श्रेणी का अंगूर है, उनको किशमिश और मुनका बनाने में किया जाता है भाई। अनाज और सब्जियों का उत्पादन, सर्दियों में जब यूरोप के अन्य भागों में ठंड अधिक होती है, तब इस क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से गेहूं और जौ और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है मित्रों। पशुपालन के साथ संबंध में, यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। सर्दियों में पशु मैदानों में चरते हैं, जबकि गर्मियों में उन्हें पहाड़ों की ऊंची चारगाहों पर ले जाया जाता है। भूमध्य सागरीय जो कृषि है, उसका महत्व क्या है? इसका महत्व, पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार है। यहाँ के फलों पर आधारित कई उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे मदिरा उद्योग, जैतून का तेल निकालना, फलों की डिब्बाबंदी। महत्व है ये। विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। देखो अपन अपना कोई कृषि में अच्छी खेती है, अच्छी चीज बेचेंगे अपन, तो वहां से अपन विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होगा। सर्दियों में सब्जी की आपूर्ति करने के लिए भी इस खेती की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के सुंदर अंगूर के बाग कृषि दर से विश्व भर के पर्यटन को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। मृदा संरक्षण और तकनीक, यहाँ जल संरक्षण के लिए शुष्क कृषि और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है भाई। निष्कर्ष क्या निकलता है? भूमध्य सागर कृषि केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं है, बल्कि यह एक व्यावसायिक और अत्यधिक संगठन कृषि प्रणाली है। मित्रों, यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर की जाने वाली कृषि का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां जलवायु की प्रतिकूलताओं का भी अवसर बदला जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन है, यूके, फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, जर्मनी की बात करेंगे सबसे पहले। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जर्मनी जो है ना, वो यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र कौन सा है, तो आप लिखोगे जर्मनी, उसका आंसर है। इसकी औद्योगिक शक्ति मुख्य रूप से कोयला क्षेत्रों और राइन नदी के परिवहन के तंत्र पर आधारित है। रूर औद्योगिक क्षेत्र, यह जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला इस्पात क्षेत्र है। रूर औद्योगिक क्षेत्र है भाई, कोयला इस्पात क्षेत्र किसका? जर्मनी का सबसे मोस्ट। एसेन, डार्टमूड एंड ड्यूसबर्ग यहाँ के प्रमुख शहर है। इसे जर्मनी का हृदय स्थल कहा जाता है। साक्सोना, साक्सोनी प्रदेश, यहाँ मुख्य रूप से कपड़ा, ऑप्टिकल सामान और इंजीनियरिंग उद्योग विकसित है। लाइप्जिग और ड्रेसडेन यहाँ के प्रमुख केंद्र है। दक्षिणी जर्मनी, यह क्षेत्र आधुनिक उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। म्यूनिक और स्टटगार्ड में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए मुख्यालय है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे भैया अपन। यूके औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता है। यहाँ के उद्योग मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों और पुराने कोयले के पास स्थित हैं। मिडलैंड्स प्रदेश, बर्मिंघम यहाँ का प्रमुख केंद्र है। इसे ब्लैक कंट्री भी कहा जाता है। और यहाँ लोहा इस्पात, मशीनरी, ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रधानता है, जैसे जैगुआर एंड लैंड रोवर। लंकाशायर, यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। मैनचेस्टर इसका सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। यॉर्कशायर प्रदेश, यह उन्नी वस्त्र सबसे उद्योग यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा उद्योग माना गया, क्षेत्र माना गया है। लीड्स और ब्रेडफोर्ड यहाँ के प्रमुख शहर हैं। स्कॉटिश लोलैंड्स, ग्लासगो और एडिनबर्ग प्रमुख केंद्र है, जहां जहाज का निर्माण होता है और इंजीनियरिंग उद्योग विकसित है। अच्छा भाई, फ्रांस के उद्योग कौन कौन से हैं? पेरिस बेसिन, देखो फ्रांस का सबसे बड़ा उद्योग है भाई पेरिस बेसिन। यहाँ ऑटोमोबाइल, विमानन और विलासिता की प्रमुख विशेषताओं का निर्माण होता है। विलासिता प्रमुख वस्तुओं का, ना कि विशेषताओं का। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यह क्षेत्र बेल्जियम की सीमा के पास है। यहाँ भारी उद्योग, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग विकसित है। लोरेंस सार प्रदेश, यह क्षेत्र लौह अयस्क के विशाल भंडारों के लिए माना जाता है।
जो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है, लौह क्षेत्र, यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्व फ्रांस में स्थित और रेशमी वस्त्र उद्योग और रसायनों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। देखो यहाँ पे एक बिंदु आ रखा है ना, प्रमुख उद्योगों का तुलनात्मक चार्ट। इन तीनों का तुलनात्मक चार्ट आपको तैयार करना है इसमें से देख देख के, ठीक है, ये आपके लिए गृह कार्य है। निष्कर्ष, इन तीनों देशों की औद्योगिक संरचना और पारंपरिक भारी उद्योगों को बदलकर उच्च तकनीक और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक और बढ़ रही है। जहां जर्मनी इंजीनियरिंग में अग्रणी है, वहीं यूके सेवाओं और नवाचार में, फ्रांस विमानन और फैशन उद्योग में विश्व का नेतृत्व कर रहा है भाई। जैसे ऐसे पूछ ले कि इंजीनियरिंग में कौन सा अच्छा है, तो भाई जर्मनी है, और सेवा और नवाचार में यूके है, विमानन और फैशन उद्योग में फ्रांस है। इस प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं अपन यूनिट नंबर 4। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया जिस पे आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। इस पीडीएफ का क्या चार्ज रहेगा वो हमारी टीम आपको बताएगी, वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी भी, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही मिलेगा आपको, सेम ऐसी कैसी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा भाई। उत्तरी अमेरिका में शक्ति संसाधनों के वितरण की चर्चा कीजिए। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। उत्तरी अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर शक्ति ऊर्जा संसाधनों के मामले में विश्व के सबसे धनी महाद्वीपों में से एक है। यहाँ की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक संपदा का मुख्य आधार की उपलब्धता है वो है यहाँ जो कोयला है ना, और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, तेल और जल विद्युत है ना, उनका भंडार, उसी कारण भाई यहाँ पे आर्थिक संपन्नता मानी गई है किसकी? उत्तरी अमेरिका की। कोयला संसाधन की बात करें सबसे पहले। उत्तरी अमेरिका विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादकों में से एक है। यहाँ का कोयला उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट और बिटुमिन कोयला पाया जाता है। ये कोयला के जो घटक हैं वो है एंथ्रासाइट और बिटुमिन कोयला है, जो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है वो पाया जाता है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, जिसमें अपना ये मानेंगे देश संयुक्त राज्य अमेरिका को विशेषकर। प्रमुख वितरण केंद्र कौन से हैं? अपलेशियन कोयला क्षेत्र, मध्यवर्ती कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र और कनाडा का कोयला क्षेत्र, ये इसके वितरण केंद्र है। पेट्रोलियम भाई, पेट्रोलियम की बात करें ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी अमेरिका वर्तमान में अपनी तेल उत्पादन क्षमता के कारण ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख वितरण क्षेत्र, इसके वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं? मिड कॉन्टिनेंट क्षेत्र, ये इनके भाई राज्यों का नाम है वो देख लेना आप लोग। खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, अलास्का क्षेत्र, कनाडा क्षेत्र एंड मेक्सिको, इनमें भाई इनका वितरण होता है। जल विद्युत संसाधन, उत्तरी अमेरिका में जल विद्युत के लिए विकास के लिए एक आदर्श भौगोलिक दशाएं उपलब्ध, जैसे बारहमासी नदियां, तीव्र ढाल और उच्च जलप्रपात, इनसे क्या की विद्युत यहाँ पे निर्माण होती है। इनके प्रमुख केंद्र कौन से हैं? नियागा जलप्रपात, कोलंबिया और स्नेक नदियां, टेनेसी घाटी परियोजना, कनाडा का क्यूबेक और ओंटारियो एवं अबलेशियन क्षेत्र, ये इनके बिंदु है भाई। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में शक्ति संसाधनों का वितरण अत्यंत संतुलित और व्यापक है। जहां पूर्व में कोयले ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, वहीं पश्चिम और दक्षिण के तेल और जल विद्युत संसाधनों ने आधुनिक तकनीक का विकास की गति दी है भाई। वर्तमान में यह महाद्वीप जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल, साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा, जल विद्युत और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है भाई, अपना कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, उनका विस्तृत वर्णन करना है। उत्तरी अमेरिका के दो बड़े देश हैं भाई, कौन कौन से? यूएसए और कनाडा। विश्व की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्सा में इन दोनों देशों का औद्योगिक विकास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उन्नत तकनीक और कुशल परिवहन तंत्र पर आधारित है। समझ गए? नहीं समझे समझ लो। देखो अमेरिका और कनाडा है ना, उनका भाई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो, ठीक है। अर्थव्यवस्था को देखते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था को, तो इनमें क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर संसाधन पाए जाते हैं और उन्नत तकनीक और कुशल परिवहन है। मतलब वहां पे एक दूसरे जगह से भेजना, जो खनिज है उनको, कच्चा माल है उसको भेजने में उनको सुगम जो है, मतलब सरल परिवहन है भाई, ज्यादा खर्चा नहीं होता इस प्रकार से। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? इसका भाई पहला है उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, शानदार है। ये अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विस्तार भाई, यह अटलांटिक
तट से लेकर ग्रेट लेक्स तक फैला है। और प्रमुख केंद्र कौन कौन से? पिट्सबर्ग, इसे विश्व का इस्पात राजधानी कहा जाता है। किसको? पिट्सबर्ग को। शिकागो और गेरी, यहाँ लो इस्पात और मांस प्रसंस्करण उद्योग है। डेट्राइट, विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र। विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र कौन सा है? डेट्राइट। और विश्व की इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग। विशेषता क्या है भाई इसकी? यहाँ कोयला और लोहे की सुलभता से भारी उत्पाद उद्योगों को जन्म दिया है। बी नंबर है न्यू इंग्लैंड, यह है यूएसए की उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। प्रमुख केंद्र है बोस्टन। विशेषता यहाँ कच्चे मालों की कमी है, इसलिए यहाँ उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक, जहाज निर्माण और कुशल श्रम पर आधारित हल्के उद्योग विकसित हुए हैं। यार देखो, ये जहाज को भी हल्के उद्योग बोल रहा है, क्या बात है। जहाज बना रहा है फिर कह रहा है हल्के उद्योग, क्या बात है भाई। सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो देखो, सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैं कह रहा हूँ सीरीज को छोड़ दो यार, आप तो ये वीडियो पढ़ लेना, ये वीडियो देख लेना, सेंटर के बाहर खड़े हो तो भी ये वीडियो देख लेना, आराम से पेपर हो जाएगा बस। खाड़ी तटीय प्रदेश विस्तार, टेक्साम और लुइसियाना के तटीय क्षेत्र। विशेषता क्या है? यहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है भाई, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बहुत है। यहाँ पेट्रोकेमिकल और तेल शोधन और रासायनिक उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। ह्यूस्टन यहाँ का प्रमुख केंद्र है। दक्षिण प्रशांत तटीय प्रदेश है भाई। जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं भाई इसके? प्रशांत तटीय प्रदेश के लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है एंड सिएटल है। इसकी विशेषता क्या है? सिएटल विमानन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, विमान बनाए जाते हैं यहाँ पे, एरोप्लेन। सिलिकॉन वैली विश्व का सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी हब है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड फिल्म उद्योग और विमानन निर्माण। कनाडा की बात करेंगे तो भाई कनाडा में बात कर लेते हैं। तो कनाडा में है इसके प्रमुख उद्योग ओंटारियो और क्यूबेक प्रदेश, ये है कनाडा का हृदय स्थल है। अच्छा भाई, ओंटारियो कनाडा का हृदय स्थल है, जहां देश की 75% से अधिक, जहां कनाडा के जितने भी पूरे उद्योग है ना, उनसे 75% से अधिक उद्योग स्थित है। कहां पे? ओंटारियो और क्यूबेक प्रदेश में। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं भाई? ये शहरों के नाम है टोरंटो, हैमिल्टन, मॉन्ट्रियल, ओटावा। हैमिल्टन क्या है? इसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है लो इस्पात उद्योग के लिए। टोरंटो ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग। मॉन्ट्रियल जहाज निर्माण और विमान उद्योग। शक्ति स्रोत क्या है इनका? नियाग्रा जलप्रपात से प्राप्ति सस्ती जल विद्युत। बेरी प्रदेश, बेरी प्रदेश है भाई प्रमुख केंद्र है विनिपेग, कैलगरी और एडमंटन। और यहाँ की कृषि आधारित जो उद्योग हैं, पेट्रोलियम शोधन उद्योग प्रमुख केंद्र। 6 नंबर है प्रशांत तटीय प्रदेश, प्रमुख केंद्र है वैंकूवर। यहाँ लकड़ी उद्योग, कागज लुगदी तथा मछली प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ। कहाँ पे? प्रशांत तटीय प्रदेश में हुआ है भाई। लकड़ी उद्योग, कागज और लुगदी का तथा मछली संस्करण का उद्योग का विकास। यार ये है आपके सर नितेश तिवारी, झुंझुनू एजुकेशन, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। यार एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आप लाइक करते हो हमें सपोर्ट मिलता है भाई, ठीक है ना। निष्कर्ष है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की औद्योगिक प्रदेश एक दूसरे के पूरक हैं, उल्टे हैं मतलब। ग्रेट लेक्स क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक साझा औद्योगिक गलियारे के रूप में कार्य करता है। आज से पूछ ले, छोटा क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका तथा कनाडा है, तो उनके बीच साझा औद्योगिक गलियारे के रूप में कौन कार्य करता है? तो ग्रेट लेक्स करता है। जहां यूएस से तकनीक, नवाचार और भारी विनिर्माण के आगे, वहीं कनाडा अपने प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी और जल विद्युत के कुशल प्रसंस्करण का विश्व का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना, टॉप क्लास क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है। पनामा नहर, पनामा नहर सीधा पूछेगा, पनामा नहर क्या है? देखो ये मानव निर्मित इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, मानव के द्वारा बनाई गई है भाई, ये इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है, जिसने वैश्विक समुद्री व्यापार की दिशा और दूरी दोनों को बदल दिया है। यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर है ना, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है भाई। इसका भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या है? पनामा नहर पनामा देश के क्षेत्र का अधिकार है, ये लगभग 82 किलोमीटर लंबी है, पहला पॉइंट। इसका पूर्वी सिरा है वो अटलांटिक महासागर है, कोलोन बंदरगाह जिस जहां पे है, और पश्चिमी सिरा है वो है प्रशांत महासागर, पनामा सिटी बंदरगाह तक जाता है। विशेषता क्या है? नहर उत्तर दक्षिण दिशा में न होकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। लोक सिस्टम एक इंजीनियरिंग चमत्कार,
पनामा नहर की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता ये है इसका लोक सिस्टम। चूंकि नहर के बीच में स्थित गाटून झील समुद्र तल से 26 किलोमीटर ऊंची है। किलोमीटर नहीं भाई, मीटर है, सॉरी, 26 मीटर, ठीक है। इसलिए जहाजों को ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए तालों का उपयोग किया जाता है, लोक्स को, इसका लोक उपयोग किया जाता है भाई। प्रमुख लोक कौन कौन से हैं? गाटून लोक, पेड्रो मिगुएल लोक, मीरा फ्लोर्स लोक। ये बिंदु आप ऐसे लिख दूंगा ना, मेरे वजह से मैंने बताया ना, जैसे इसमें नोट्स लिखे हुए हैं ना, अगर ऐसे लिख दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 90% प्लस अचीव करोगे आप, गारंटी के साथ कह रहा हूं। कितने में से? 100 में से। ऐसे ऐसे लिख दिए जैसे मैंने पॉइंट बताए हैं। यह प्रणाली एक जल लिफ्ट की तरह कार्य करती है जो भारी जहाजों को पहाड़ों के बीच से गुजारने को सक्षम बनाती है। पनामा नहर है, उसका आर्थिक और भौगोलिक महत्व क्या है? भाई देखो इसका महत्व क्या है, इसकी दूरी और समय की बचत हुई। इस नहर के बनने से न्यूयॉर्क और सेन फ्रांसिस्को के बीच समुद्री दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। सोच देखो 13,000 किलोमीटर कितना होता है, 13,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। उतनी दूरी कम हो गई है। पहले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के अंतिम छोर केप हॉर्न का चक्कर लगाना पड़ता था। ईंधन और लागत की कमी, यात्रा की दूरी कम होने से, अब पता है भाई, यात्रा कम होगी तो इनमें ईंधन कम लगेगा ना, ईंधन कम होगा, लागत पैसे कम लगेंगे, इससे फायदा होगा ना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिम तटों के बीच व्यापार का सबसे सुगम मार्ग है भाई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यह मार्ग यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के बीच व्यापारिक सेतु का कार्य करता है। यहां से मुख्य रूप से अनाज, खनिज तेल, लोहा, कोयला और निर्मित वस्तुओं का परिवहन होता है। पनामा नहर बना वर्सिस सवेज नहर, इन दोनों के बीच अपन देख लेते हैं बातें, ठीक है। सवेज नहर समुद्र तल के बराबर है, जबकि पनामा नहर लोक सिस्टम पर आधारित है भाई। सवेज नहर समुद्र तल के अंदर पहुंच सकता है, तो देख लेना इसको, ठीक है। सवेज नहर मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है, जबकि पनामा नहर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है मित्रों। वर्तमान चुनौती क्या है भाई? वर्तमान में पनामा नहर के सामने जल स्तर की कमी है, जल स्तर डाउन हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण गाटून झील का जल स्तर गिर रहा है, जिससे बड़े जहाजों गुजरने की समस्या आती है। इसके अतिरिक्त निकारागुआ जैसे देश वैकल्पिक नहर बनाने पर विचार कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या भाई? पनामा नहर केवल जलमार्ग नहीं, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसने दुनिया का छोटा कर दिया है कि वह 13,000 किलोमीटर की अगर यात्रा कम कर दी तो बहुत बड़ी चीज है ना। और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। यह एक भौगोलिक अध्ययन के रूप में एक प्रकृति पर मानव की विजय और तकनीक कौशल का प्रतीक है। और भाई इंजीनियरों द्वारा बनाई गई नहर है, ये सोचो, इंजीनियरिंग द्वारा, व्यक्ति द्वारा कृत्रिम नहर है, ठीक है। वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी पेपर था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो मैंने जो क्वेश्चन बताए आप उनको रट लेना, और जिनको भाई पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर रहेंगे 9521222478। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आपको जो चार्ज बताया जाए, आपको सही लगे तो आप पे करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो हमने यूट्यूब पे आपको पढ़ाई है वही पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सेम टू सेम फोटोकॉपी आपके पेपर में छपेगी। आप इनको छाप देना, आपके नंबर पक्के हैं भाई, ठीक है। जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप उनको छाप देना। और टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी भाई। नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, और झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लोग फॉलो कर लेना, ताकि जैसे अगली अपडेट आए हम लोग आपसे कनेक्ट रहें और आपको अपडेट करते रहें, ठीक है ना। तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद साथियों।